हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का 1996 का क्वेश्चन 1B। इससे पहले हमने 1A डिस्कस किया था और आगे हम जितने भी 2022 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 23 तक वो सारे के सारे जो है यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 1B देखते हैं। ये सिविल के पेपर का है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्रिमिनल के पेपर जो 1, 2 दोनों होते हैं वो दोनों के दोनों हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके अंदर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है ये भी हमें आराम से समझ आ जाएगा। ए जो था एक व्यक्ति था, ए इज सर्वाइव बाय हिज विडो, डॉटर, सिस्टर एंड 4 ब्रदर्स। तो यानी कि एक व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसकी विडो बची, उसकी डॉटर बची, डॉटर का नाम सी है, उसकी सिस्टर बची और उसके 4 भाई बचे। तो ये चीज़ हमें क्लियर हुई। अब क्या होता है, अब पार्टीशन सूट फाइल किया जाता है। कौन पार्टीशन सूट फाइल करता है? बी। यानी कि इसमें एक जो इन चारों में से एक भाई था वो क्या करता है, पार्टीशन सूट फाइल कर देता है ऑफ द ब्रदर्स ऑफ डिजीज ए। द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी फेल टू द शेयर ऑफ सी। अब कुछ हिस्सा जो है सी के हिस्से में भी आता है, यानी कि जो उसकी क्या थी, डॉटर थी, उसके पार्ट में भी आता है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पार्टीशन सूट फाइल बाय बी। अब ये जो सूट पेंडिंग था, मतलब जब पार्टीशन चल रही थी, कोर्ट क्या करता है, बी को ही, जिसने पार्टीशन सूट डाला था, उसको क्या करता है, अपॉइंटेड रिसीवर ऑफ द एंटायर एस्टेट ऑफ ए। तो पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी थी जिसके रिगार्डिंग पार्टीशन सूट चल रहा था, उसके लिए बी को कोर्ट क्या करता है, रिसीवर अपॉइंट कर देता है, यानी कि आप इसकी देख रेख करो। इन दिस कैपेसिटी बी क्या करता है, इंडक्टेड डी एज अ टेनेंट। अब बी क्या करता है, एक व्यक्ति डी को, ये जो डी है इसको एज अ टेनेंट इस प्रॉपर्टी के ऊपर ले आता है। एंड टुक सम एडवांस फ्रॉम डी बट द पोजीशन ऑफ द होल ऑफ लीज प्रीमाइसेस वाज नॉट गिवन टू डी। और क्या करता है, इससे कुछ एडवांस लेता है लेकिन इसको पोजीशन नहीं देता। तो अब डी इसके लिए क्या करता है, डी एक सूट फाइल कर देता है बी के अगेंस्ट इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए जो इसने एडवांस में दिया था। और ये जो सूट था जो डी ने किया था बी के अगेंस्ट, ये डी के फेवर में आ जाता है, यानी कि डिक्री हो जाती है बी के अगेंस्ट। इन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डिक्री डी परचेज अ सूट लैंड बिलोंगिंग टू सी। अब जब इसकी एग्जीक्यूशन होती है तो अब जब ये प्रॉपर्टी थी इसमें से जो सी का हिस्सा था वो वाला हिस्सा जो है ना वो क्या करता है, डी खरीद लेता है, क्योंकि बी उसको शो करता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, और वो सी का हिस्सा जो है इसको बेच देता है इन ऑक्शन एंड ट्रांसफर इट टू सम अदर पर्सन विदाउट द नोटिस टू सी। और आगे फिर ये किसी और को इस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को आगे बेच देता है। सी देन फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन। अब सी क्या करती है, ये यहाँ पे पोजीशन के लिए सूट डाल देती है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे को इसमें हिस्सा दिया जाए। द सूट वॉज रजिस्टर्ड बाई डी एंड इज ट्रांसफरी। तो सूट जो डी था और उसका जो ट्रांसफरी था आगे जिसको प्रॉपर्टी बेची थी, दोनों रजिस्टर करते हैं, डिफेंड करते हैं कि इसको किस बेसिस पे कि ये सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी से बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि अभी हम देखते हैं क्यों बाहर है। सेक्शन 47 यहाँ पे हमें क्लियर होना चाहिए, यानी कि सेक्शन 47 इन डिटेल हमें पता होना चाहिए कि वो क्या बोलता है। तो अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि क्या सेक्शन 47 सीपीसी बार करता है या नहीं करता जो सूट सी ने फाइल किया है डी के अगेंस्ट। क्वेश्चन हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या है। तो अब हमें सेक्शन 47 को समझना जरूरी है। सेक्शन 47 बेसिकली इतनी सी ही बात बोलता है। अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हो सेक्शन 47 को तो मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने सेक्शन 47 को ऑर्डर 21 से कंपेयर करते हुए वहाँ पे पूरा समझा रखा है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। बेसिकली इतनी सी बात बोलता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है जो उस डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है वही उन क्वेश्चंस को डिसाइड करेगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। अब ये जो क्वेश्चंस है, हो सकता है कोई पार्टी के बीच में मतलब कोई पार्टी अराइज करे, ठीक है, जो उसके अंदर ही पार्टीज थी, या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन को अराइज करे, या फिर कोई थर्ड पार्टी आके भी क्वेश्चन अराइज कर सकती है। तो जब पार्टीज या कोई रिप्रेजेंटेटिव में से ही कोई क्वेश्चन अराइज करता है तो सेक्शन 47 अप्लाई होता है, और अगर कोई थर्ड पार्टी आके क्वेश्चन अराइज करती है तो उसके ऊपर ऑर्डर 21 रूल 58 अप्लाई होता है। बेसिकली जो सेक्शन 47 है यही बोलता है कि आप कोई सूट या कोई अपील जो है फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए बार करता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। वो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही सॉल्व करेगा, उसके लिए अलग से आपका कोई सूट नहीं होगा। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करना है तो उस ऑब्जेक्शन को रेज करते हुए उस प्रॉपर्टी के अंदर आपका कोई राइट, इंटरेस्ट या कोई टाइटल होना चाहिए। जब आप सेक्शन 47 का पढ़ोगे इन डिटेल आपको ये चीज समझ आएगी। तो एग्जीक्यूशन के वक्त, डिस्चार्ज के वक्त या सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री के वक्त हम सेक्शन 47 को यूज कर सकते हैं। और कोई अगर थर्ड पर्सन का मतलब कोई और क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो उसके लिए, अगर कोई और क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो उसके लिए आप अलग से सूट नहीं डालोगे, वो इसी केस के अंदर डिसाइड होगा। अब अगर आप इस केस के फैक्ट्स के ऊपर जाओ जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखा, जो हमसे एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ पे क्या था कि
जो प्रॉपर्टी डी को दी गई वो प्रॉपर्टी किसकी थी, जो सी के हिस्से में आई थी, यानी कि डॉटर के हिस्से में आई थी। तो एग्जीक्यूशन जो है वो किसके अगेंस्ट होनी चाहिए थी, बी के अगेंस्ट होनी चाहिए थी। बी के अगेंस्ट यानी कि बी की एस्टेट के अगेंस्ट, बी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए थी। लेकिन ये एग्जीक्यूशन किसके अगेंस्ट होगी, सी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगी। सी तो यहाँ पे कोई इन्वॉल्व ही नहीं थी, उसने कोई डेट लिया नहीं, उसने कुछ किया नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी को कैसे ऑक्शन में रख दिया गया। तो यानी कि अगर हम इसके फैक्ट्स को समझे तो हमें ये समझ आता है कि जो सी है उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया गया, जो कि ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थी नहीं। तो जब यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, सी की प्रॉपर्टी में से एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। सी की प्रॉपर्टी को बिकवा के हम जो है डी को प्रॉपर्टी दी जा रही है और फिर डी आगे उसको आगे किसी और को प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो जब सी इन्वॉल्व ही नहीं थी उस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर, तो सी की प्रॉपर्टी को हमने कैसे ऑक्शन करके बेच दिया। तो इसलिए यहाँ पे सी जो है सेपरेट सूट कर सकती है और उसके ऊपर सेक्शन 47 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी का पार्ट ही नहीं थी, उस ट्रांजैक्शन का पार्ट ही नहीं थी जो ओरिजिनली हुई थी। इसी तरीके के फैक्ट्स आपको एक केस में भी देखने को मिलेंगे, अमीनाबाई वर्सेस काप्पास्वामी नायडू AIR 1993 के केस के अंदर। इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये वाला भी केस समझ आ जाएगा और इस तरीके से आप इसको इसके आंसर को कंक्लूड कर सकते हो तो कि किस तरीके से सेक्शन 47 ऑफ CPC यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले जब इसने आपसे पूछा कि सेक्शन 47 अप्लाई होगा या नहीं होगा, बार लगेगा या नहीं लगेगा, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है, अगर जब आप आंसर को लिखेंगे तो आप पहले समझाएं कि सेक्शन 47 है क्या, उसके बाद आप फैक्ट को समझाएं कि आपको फैक्ट समझ आए हैं, देन आप ये बताएं आपको कौन सा केस पता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूड कीजिए कि इसका कंक्लूजन ये होगा कि यहाँ पे जो है सेक्शन 47 से जो सी का सूट है वो बार नहीं होगा, क्योंकि सी इसका पार्ट नहीं थी। उसका रीजनिंग आपको देनी है। हाँ, अगर आप ये रीजनिंग देते हैं कि सी के ऊपर अप्लाई होगा तो उसका एक रीजन दीजिए कि क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेक्शन 47 अप्लाई होगा। तो आंसर दोनों ही सही होते हैं, बट आपको अपनी एक्सप्लेनेशन, अपने रीजन सही देने हैं। तो यहाँ पे जितना मुझे समझ आया उस हिसाब से सेक्शन 47 इस पे अप्लाई नहीं होगा, द रीजन जो मैंने आपको बताया उसकी वजह से। तो ये हमारा क्वेश्चन 1B था। 1996 का पेपर है। इस तरीके से अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं हम उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस के आंसर को, सिविल क्रिमिनल दोनों को, मतलब जो सिविल का पेपर होता है और क्रिमिनल के जो दोनों पेपर होते हैं दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आगे शेयर कर दीजिएगा जिनको भी ये समझना हो, क्वेश्चंस को डिस्कस करना हो मेंस के, ताकि वो भी अपने तरीके से यहाँ पे अपनी जो चीज़ें हैं वो बता सकें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।